So, continuing with the earlier topic, that is subject matter in a contract of sale. As I said, the subject matter in a contract of sale will always be goods. Okay? फिर हमने गुड्स का डिस्क्रिप्शन देखा था कि गुड्स या तो स्पेसिफिक हो सकते हैं, या तो असरटेन्ड हो सकते हैं, अनअसरटेन्ड हो सकते हैं, फ्यूचर गुड्स हो सकते हैं, कंटिंजेंट गुड्स हो सकते हैं. व्हेन आई रेफर टू द वर्ड सेल, जब ऐसा कहूं कि ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब गुड्स कंपल्सरी असरटेन्ड होना चाहिए. Okay, unless and until the goods are ascertained, we cannot say it is a contract of sale. Okay, let's move further. Goods perishing before making contract. Okay, let's try to understand. जहां पे सेलर और बायर किसी एक अग्रीमेंट में एंटर होने जा रहे हैं, ओके, एंड दे मेड अ कॉन्ट्रैक्ट. सेलर ने बायर को ऐसा कहा कि मेरे गोडाउन में ये जो कुछ गुड्स पड़ा हुआ है वो मैं आपको बेचने के लिए रेडी हूँ. बायर ने प्राइस पूछा, प्राइस डिसाइड हो गया एंड एवरीथिंग वाज डन, कॉन्ट्रैक्ट हो गया. पर सेलर को ये पता ही नहीं था कि जब वो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, व्हेन द सेलर इज मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, उससे पहले उसके गोडाउन में रखे हुए गुड्स ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं या डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और वो इतना ज्यादा डैमेज या डिस्ट्रॉय हो चुके हैं कि अब वो जिस काम के लिए वो बेचना चाहते थे उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि ए ने अपने गोडाउन में जो गेहूं की 50 बैग पड़े हुए थे वो बी को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया. और जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया उससे पहले ही एक गोडाउन में वाटर लॉगिंग हो चुका था, मतलब वहां पे पानी भर चुका था. एंड जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर ये जो अनाज है, गेहूं जो है, ओके, वो अगर पानी में डूब जाता है तो वो खाने लायक नहीं रहता है. इट इज नॉट वर्थ कंजम्पशन. ओके, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही गुड्स डैमेज हो गए, ये बात अलग है कि सेलर और बायर को उसके बारे में जानकारी नहीं थी, बट फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा void. The contract will be void. The reason is, इसका रीजन क्या है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है. The subject matter of contract is destroyed. Okay. Number 2, goods perishing before sale but after agreement to sale. देखो, पहले होता है अग्रीमेंट टू सेल, फिर होता है सेल. मतलब ये हो चुका है और ये नहीं हुआ है, इन बिटवीन कहीं पे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए. गुड्स आर डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड. अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, मतलब रिस्क, रिवॉर्ड, ओनरशिप जो भी कहें वो अभी तक सेलर का है. द रिस्क इज नॉट पास्ड ऑन टू द बायर. ओके, अगेन दिस कॉन्ट्रैक्ट मे बी अवॉइडेड. इधर पहले वॉइड लिखा है, इधर मे बी अवॉइडेड ऐसा लिखा है, और इज देयरफॉर अवॉइडेड. तो जो सेकंड वाला पार्ट है, सेक्शन 8 वाला, उसमें ये पॉसिबिलिटी है. से फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास किसी चीज के 100 यूनिट्स थे और ये 100 यूनिट्स दो अलग अलग जगह पे स्टोर थे. कहीं पे 70 यूनिट्स स्टोर्ड थे, कहीं पे 30. ओके, मुझे किसी को से फॉर एग्जाम्पल 25 यूनिट्स बेचना है. आई एम सपोज टू सेल 25 यूनिट्स और उसका एग्रीमेंट हो चुका है. नाउ द गुड्स इन दिस गोडाउन आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. The goods in this godown, that is, जहाँ पे 30 यूनिट्स पड़े हुए थे वो डिस्ट्रॉय हो गए. अभी भी मेरे पास कितने हैं? 70. मतलब मैंने भले ऐसा पढ़ा बोला हो कि मेरे इस गोडाउन में जो गुड्स पड़े हुए हैं वो मैं वहां से आपको दूंगा, पर वो वाला डैमेज हो गया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको सेल नहीं कर सकते.
सेल बिल्कुल से पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इस 70 में से भी 25 यूनिट्स दे सकते हो, और वो लॉजिकल भी है। द रीजन इज, जो 30 यूनिट्स का डिस्क्रिप मतलब गुड्स जो भी थे वो एक जैसे ही थे, सिर्फ उनका स्टोरेज अलग अलग जगह पे था। ओके, स्टोरेज अलग अलग जगह पे होने की वजह से गुड्स का क्वालिटी बदल जाएगा, या वो गुड्स काम का नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मतलब जो अगर मेरे पास 25 यूनिट ही होते हैं और 25 डिस्ट्रॉय हो जाते तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाता, बट उससे ज्यादा है तो अभी भी मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता हूँ। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, देखो, बायर हो गया, सेलर हो गया, गुड्स हो गए, अभी एक ही चीज बचा है, कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन के लिए हमने क्या बोला था? प्राइस इन मॉनेटरी टर्म्स, प्राइस इन मॉनेटरी टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे असरटेनमेंट ऑफ प्राइस, असरटेनमेंट का मतलब होगा हाउ टू डिसाइड और हाउ टू डिराइव, प्राइस कैसे फिक्स किया जाता है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस डिसाइड कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन ये है, ओके, इट कैन बी फिक्स्ड बाय द पार्टीज। उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही, सेलर और बायर ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और बोला मैं आपको जो गुड्स बेचने वाला हूँ उसकी प्राइस 10 लाख रुपए है। बायर ने कहा ठीक है, मुझे एक्सेप्टेबल है, तो प्राइस हो गया फिक्स, फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नंबर 2, agreed to be fixed in a manner। तो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस नहीं लिखा होगा, पर प्राइस डिसाइड करने का मैकेनिज्म लिखा होगा। दे हैव नॉट गिवन अ फिक्स्ड प्राइस, और उन लोगों ने ऐसा बोला कि जो भी प्राइस होगा उसका डिसाइड करने का मैनर ये होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को मेरे गोडाउन में पड़ी हुई 1000 बैग्स बेच दी, आई सोल्ड 1000 बैग्स। तो मेरे कस्टमर ने ऐसा कहा, जिसको मैंने गुड्स बेचा है, उन्होंने कहा कि मुझे ये ओवर अ पीरियड ऑफ सर्टेन डेज, मतलब 5 डिलीवरी करनी है, एक साथ 1000 बैग्स मत भेजना, 200-200 बैग्स करके भेजना। और ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डेली मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। जो बैग्स मैं उसको बेच रहा हूँ उसका मार्केट प्राइस डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होता रहता है। तो मैंने, सेलर ने, दैट इज मैंने बायर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जिस दिन गुड्स का डिलीवरी होगा, से फॉर एग्जांपल द गुड्स डिलीवरी विल बी ऑन 4th of September, तो उस दिन मार्केट प्राइस पर बैग जितना भी होगा, तो दे हैव डिसाइडेड अ मैनर। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा कि 1000 बैग में तुमको कितने में बेच रहा हूं, बट दे हैव गिवन अ मेथड। मैनर का मतलब क्या दिया है उन लोगों ने? एक मेथड दे दिया है कि इस बैग का डिलीवरी वाले दिन जो मार्केट वैल्यू होगा उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब पर बैग प्राइस 280 रुपीज था, तो जब 4th सितंबर को आपने 200 बैग डिलीवर किए तब इसका प्राइस हो चुका था 281। तो आप इसका प्राइस 281 के हिसाब से कलेक्ट कर सकते हो। फिर 8th सितंबर के दिन दूसरी 200 बैग्स भेजी, पर उसका प्राइस 278 है, तो उस 200 बैग के लिए आप 278 लो। आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि डिलीवरी वाले दिन जो मार्केट प्राइस होगा उस हिसाब से आपको प्राइस पे करना है। तो यू हैव नॉट फिक्स्ड द प्राइस, बट यू हैव डिसाइडेड द मेथड। एक और लिखा हुआ है कि हम किसी थर्ड पार्टी को बोलेंगे कि आप वैल्यूएशन करके दो। We will call a third party and ask him or her कि आप मुझे इसका वैल्यूएशन करके दो। It is again a method. And number 3 is determined by the course of dealings between the parties. Course of dealings का ये मतलब है कि मैं, that is
सेलर और बायर काफी टाइम से एक दूसरे के साथ डील करते हैं और हम लोगों का प्राइस फिक्स करने का एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है ना, हमारा अपना ही एक मेथड है, तो इट कैन बी फिक्स्ड इन दैट मैनर ऑल्सो। सबसे पहला है इट कैन बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस नहीं लिखा बट कॉन्ट्रैक्ट में मेथड लिखा हुआ है। और नंबर 3, it is decided according to the course of dealings between the parties. Okay, अगर इन तीनों वेज से भी प्राइस डिसाइड नहीं हो पाता है, then the buyer should pay reasonable price. What the buyer should do? The buyer should pay a reasonable price. Now, what is a reasonable price is a question of fact. It depends upon the circumstances of each particular case. तो हमने क्या देखा? It can be fixed by a contract. There is a method given in the contract, or it is decided according to the course of dealings. Okay, moving forward, agreement to sell at valuation, मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइड किया है कि इसका थर्ड पार्टी जो वैल्यूएशन करेगा उसके हिसाब से हम गुड्स बेचेंगे, ना सेलर की चलेगी ना बायर की। थर्ड पार्टी जो कहेगा दैट विल बी द प्राइस फिक्स्ड। ओके, नाउ इफ आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, कॉन्ट्रैक्ट हो गया और प्राइस डिसाइड करने की बारी आई तो थर्ड पार्टी ने मना बोल दिया, या तो थर्ड पार्टी ने कहा कि मैं उस पोजीशन में अब नहीं हूं कि मैं वैल्यूएशन कर सकता हूं, कोई भी रीजन से उसने मना बोल दिया दैट आई एम नॉट एबल टू मेक द वैल्यूएशन, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कैंसल। फिर इसमें कंडीशन लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट if the goods or any part thereof have been delivered to and appropriated by the buyer. Appropriated मतलब used by the buyer. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, सेलर ने बायर को कुछ क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिलीवर कर दिया है, बायर ने उसको या तो कंजम्पशन कर लिया है या तो उसको आगे सेल कर दिया है, और उसके बाद थर्ड पार्टी मना बोल देता है कि यार मैं वैल्यूएशन नहीं करूंगा, आई एम नॉट एबल टू डू वैल्यूएशन, देन द बायर शुड पे अ रीजनेबल प्राइस देयरऑफ। क्या सिचुएशन है? आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करेगा, अभी तक सेलर और बायर के बीच में गुड्स का एक्सचेंज नहीं हुआ है। ओके, सेलर बायर दोनों जाते हैं थर्ड पार्टी के पास और बोलते हैं कि मुझे वैल्यूएशन करके दो, उन्होंने मना बोल दी, आई एम नॉट एबल टू डू द वैल्यूएशन, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कैंसिल। बट अगर सेलर ने बायर को गुड्स दे दिए हैं और बायर ने वो गुड्स किसी भी तरह से यूज कर लिए हैं, तो बायर को कंपल्सरी रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। व्हाट इफ the buyer has not used the goods, then the buyer will return the goods to the seller। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो आपको अंडर अ कैंसल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो भी बेनिफिट मिला था वो आपको वापस करना पड़ेगा। ओके, नंबर 2 में ये है कि थर्ड पार्टी रेडी है, द थर्ड पार्टी इज रेडी टू मेक वैल्यूएशन, पर या तो सेलर की गलती की वजह से या तो बायर की गलती की वजह से वो वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं। The third party is not able to do the valuation because of the fault of seller or buyer. तो suppose seller का mistake है, the seller is at mistake, then buyer will file a case against
सेलर। ऑब्वियस है, जिसकी गलती नहीं है वो जिसकी गलती है उसके सामने केस फाइल करेगा। इन अ सिमिलर मैनर, जहां पे बायर की गलती है, बायर की गलती की वजह से सेलर थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं कर पा रहा है, देन सेलर विल फाइल अ केस। जिसकी गलती नहीं है वो जिसकी गलती है उसके सामने केस फाइल करेगा। इज इट ओके? वही उसके बाद उसका एनालिसिस लिखा हुआ है और एग्जाम्पल लिखा हुआ है। P is having 2 बाइक्स। उसने अपनी दोनों बाइक्स S को बेचने के लिए बोला है, प्रॉमिस कर दिया है, और इसमें लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो या बाइक का प्राइस है वो फिक्स कौन करेगा? Q. P wants to sell the goods to S and price to be fixed by Q. और उसने एक बाइक का इमीडिएट डिलीवरी दे दिया। नाउ Q refuses to fix the price. Q ने मना बोल दिया। थर्ड पार्टी does not make valuation. तो क्या होगा? योर कॉन्ट्रैक्ट विल बी अवॉइडेड। कॉन्ट्रैक्ट विल बी अवॉइडेड का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कैंसल। ओके, और इसमें कंडीशन थी कि अगर सेलर ने बायर को गुड्स का डिलीवरी दे दिया है ना, पूरा या तो प्रोपोर्शनेट, तो जितना डिलीवर हो चुका है उसका रीजनेबल प्राइस बायर सेलर को पे करेगा। तो यहाँ पे पी ने एस को कहा कि देखो क्यू तो मना बोल रहा है वैल्यूएशन करने से, तो एक काम करो, तुम मेरे पास से जो एक बाइक लेके गए हो उसका प्राइस दे दो। तो एस ने कहा कि ऐसा नहीं, तुम एक काम करो, मुझे दूसरा भी बाइक दे दो, मैं तुमको दोनों बाइक का पैसा दे देता हूँ। Then P says no. For the second bike, contract is avoided. क्या हो जाएगा? Cancel. Okay. The law says the buyer has to pay price for one bike. लॉ ये कहता है कि बायर को एक बाइक का प्राइस पे करना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस। अब क्या रीजनेबल है वो तो तब जो भी मार्केट सिनेरियो है, फैक्ट है, सर्कमस्टांसेस है, उस पर डिपेंड करता है ना। सेकंड बाइक का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, सो वी आर मेकिंग एंड ऑफ द फर्स्ट यूनिट। हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के फर्स्ट यूनिट को खत्म किया है। okay? We'll now be starting with the second unit of sale of goods, that is conditions and warranties.